आज एक बार फिर भारत के संदर्भ में एक जानकारी आपको देते हैं, जिसमें भारत की सारी भौगोलिक स्थिति, उनसे संबंधित उनकी तटरेखाएं, उनके पड़ोसी देश, उनकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, भारत की स्थिति, इन सब के बारे में आज आपको सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो बताएं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस देश के लगभग मध्य से गुजरती है। यह रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है। उत्तरी भारत जो शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है तथा दक्षिणी भारत जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे उत्तरी छोर बर्फीले हिमालय पर्वत तंत्र का अंग है, जो एशिया के हृदय स्थल में स्थित संसार की छत पामीर के दक्षिण में फैला हुआ है। कन्याकुमारी से इसका दक्षिणतम छोर है। ये दोनों सिरे लगभग 30 अक्षांशीय दूरी पर स्थित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग 30 डिग्री अक्षांशों की यह दूरी भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुव की दूरी के लगभग 1/4 के आसपास है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा केवल 876 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में स्थित है। यहाँ मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू द्वारा तथा श्रीलंका से अलग होती है। कर्क रेखा के दक्षिण में कुमारी अंतरीप और प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे सकड़ा होता जाता है। यह हिंद महासागर को दो भागों में विभक्त करता है। पश्चिमी भाग अरब सागर तथा पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कच्छ के रण का क्षेत्रीय या क्षारीय दलदल का छोर है, जहां वनों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है तथा पूर्वी भाग अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र है तथा वनों से आच्छादित है। इसकी सीमा म्यांमार व चीन से मिलती है। इन दोनों छोरों के मध्य 30 देशांतरीय दूरी है। इस प्रकार अपन देखें उत्तर और दक्षिण के बीच तथा पूरब और पश्चिम के बीच लगभग बराबर सी दूरी आती है। इसके बाद अगर अपन देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और काठियावाड़ के सूर्योदय की बात करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का स्थानीय समय, जिसको अपन प्रमाणिक समय भी कहते हैं, माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। संपूर्ण देश का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे बड़े जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। भारत का आकार जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना तथा संपूर्ण विश्व का लगभग 1/46वां भाग है। इसका स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार अपन भारत की स्थिति और उसके महत्व के बारे में अगर बात करें तो भारत को अपने गौरवशाली अतीत, सम्मानपूर्वक वर्तमान और आशातीत भविष्य पर गर्व है। भारत में गौरवपूर्ण इतिहास की आधारशिला इसकी भौगोलिक स्थिति है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में
आपको कुछ जानकारी देते हैं कि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्गों का संगम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जैसे स्वेज मार्ग, आशा अंतरिक्ष मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत में आकर मिलते हैं, जिससे देश के आयात व निर्यात में वृद्धि हुई है। जितने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ या जापान की तरफ या दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ जहाज जाते हैं तो सभी भारत के बंदरगाहों से होकर गुजरते हैं। इस कारण भारत के व्यापार, आयात निर्यात में तथा व्यापार में वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व में जाने वाले वायु मार्ग भी भारत से होकर ही गुजरते हैं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जैसे स्वेज मार्ग, आशा अंतरिक्ष मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत में आकर मिलते हैं, जिससे आयात निर्यात में वृद्धि हुई। भारत के उष्ण व शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित होने के कारण यहाँ प्राय दोनों प्रकार की कृषि फसलें पैदा की जाती हैं। इससे यह भी फायदा है कि भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ दोनों प्रकार की फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं। भारत की स्थिति के कारण ही देश में बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं कि भारत ऐसी लोकेशन में है जहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न सर्दी, तो भारत के बंदरगाह भी साल भर खुले रहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश अन्य देशों की तुलना में कम विकसित हैं। इस कारण भारत का निर्मित माल इन देशों को अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत के ये पड़ोसी देश अपन से इतने ज़्यादा संपन्न नहीं है, जिसके कारण अपना जो भी निर्मित माल है अपन पड़ोसी देशों को निर्यात करते हैं, जिससे अपने व्यापार में फ़ायदा होता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से देश की रक्षा करता है तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर वर्षा होने में भी सहायक करता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत दोहरा फायदा करता है अपन को कि एक तो उत्तर से आने वाली हवाओं को रोकता है और दूसरी चीज़ जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनको रोककर भारत में वर्षा करवाने में सहायक होता है। इसके अलावा भारत का क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया स्थिति है, जिसके कारण भारत के विकास में तथा उसके आयात निर्यात में अपन को बहुत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसकी अगर अपन तटरेखा की बात करें तो तटरेखाओं की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से उसकी तटरेखा वैसे सामान्यतः कम है, फिर भी लगभग 6100 किलोमीटर लंबी भारत की तटरेखा है। यह तटरेखा प्राय सीधी व सपाट है। यही कारण है कि तटरेखाओं पे अच्छे बंदरगाहों की कमी पाई गई है। तटरेखा सपाट होने के कारण अपने यहाँ बंदरगाह सामान्य हैं, बढ़िया बंदरगाहों की स्थिति नहीं हो पाई। पूर्वी तट पर देखें तो हेयर द्वीप, पामन द्वीप, हरिकोटा द्वीप तथा पश्चिमी द्वीपों में लक्षद्वीप और ट्राम्बे द्वीप प्रमुख इसके द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में द्वीपों में उल्लेखनीय हैं। मुख्य रूप से साल्ट लेक नामक द्वीप पर बसा है और निकट ही एलिफेंटा नामक द्वीप भी है। बम्बई जो साल्ट लेक द्वीप पर बसा हुआ है और उसके पास ही एलिफेंटा का दूसरा द्वीप है तथा चिल्का झील और बंगाल की खाड़ी के बीच पारादीप बंदरगाह स्थित है। इस प्रकार अपन देखें तो भारत की ये तटरेखा की दृष्टि से भी भारत अच्छी स्थिति में है। अगर अपन आगे बात करें तो भारत की इस तटरेखा को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। पूर्वी तट की अगर बात करें तो इसका विस्तार गंगा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यह तट अन्य तटों की बजाय बहुत ही उथला तट है। यहाँ मुख्य रूप से कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है और यहाँ पे बहुत ही उथला पाया जाता है। यहाँ कलकत्ता बंदरगाह है जो अन्य बंदरगाहों की तुलना में थोड़ा सा जहाज आने जाने में दिक्कत पैदा करता है।
इसकी कमी को दूर करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। यहाँ मशीनीकृत डाक पद्धति, अधिक ड्राफ्ट वाले जहाज़ों की सुविधाएं हैं और इस तट पे विशाखापट्टनम, पारादीप अन्य व्यापारिक बंदरगाह स्थापित किए गए हैं, क्योंकि इनमें समुद्र शांत है तथा यहाँ जहाज ठहरने की सुविधा भी है। इस तट पर इसके अलावा काकीनाडा, वाल्टेयर, विमलीपट्टनम, गोपालपुरम तथा पुरी अन्य बंदरगाह हैं। कोरामन तट पर कृष्णा नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक यह सपाट और छिछला है। इस तट पर चेन्नई के अलावा कई अन्य बंदरगाह भी स्थित हैं, जिसमें तूतीकोरम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी, कारिकल, पांडिचेरी, नागापट्टनम तथा तूतीकोरम आदि 15 बंदरगाह हैं तथा यहीं पे सेतुबंध व रामेश्वरम की तीर्थयात्रा करने वाले प्रमुख केंद्र भी यहीं पे स्थित हैं। इस प्रकार अपन देखें तो पूर्वी तट पर कई प्रकार के बंदरगाह और तथा कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर इसके पश्चिमी तट की पर बात करें तो पश्चिमी तट को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें गोवा से कन्याकुमारी के बीच की उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई जगह बालू के टीले भी पाए जाते हैं तथा यहाँ पे कोचीन, मंगलोर, अलेप्पी, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम ये मुख्य रूप से बंदरगाह हैं तथा जलयान के लिए एक क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद में दूसरा गोवा से सूरत के बीच में, जिसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, यह भी कठोर चट्टानों से बना हुआ है तथा यहाँ अधिकांशतः वनों से घिरा हुआ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ सूरत, बम्बई, रत्नागिरी और गोवा प्रमुख बंदरगाह इस तट पे स्थित हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन सूरत से लेकर कच्छ तक के, तो यहाँ इसे सौराष्ट्र तट के नाम से जानते हैं। यहाँ भी खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा कई जगह कटाफटा तटीय क्षेत्र है। यहाँ अनेक द्वीप भी स्थित हैं, जिसमें अगर अन्य बात करें तो पोरबंदर है, ओखा है, कांडला, भावनगर, सूरत आदि इसके प्रमुख बंदरगाह हैं तथा यहाँ भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से व्यापारिक सुविधाएं होने के कारण इस बंदरगाहों का तीव्र गति से विकास हुआ है। इस प्रकार अपन देखें तो ये भारत की स्थिति के बारे में आपको बताए, भारत के कौन सी लोकेशन में जिससे क्या क्या फायदाएं हैं, भारत हिमालय की स्थिति किस प्रकार भारत की जलवायु को तथा भारत को प्रभावित करती है। इसके बाद में इसकी तटरेखाओं के बारे में जानकारी की। तो इस प्रकार अपन भारत के बारे में आपको सामान्य जानकारी दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।